शीतोष्ण चक्रवात के विकास की अवस्थाएं पूछी जाती हैं। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति, विस्तार वगैरह चीजें पूछी जाती हैं, साथ ही उसकी अवस्थाएं भी पूछी जाती हैं। इसकी अवस्थाएं कुछ अलग से नहीं है। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति जब आपने समझा था, उसी की हम व्याख्या कर देते हैं डिटेल में कि कैसे कैसे ये चक्रवात पहले वाताग्र पर एक तरंग का केंद्र विकसित होता है। हमने बताया था कि जब यह तरंग अस्थिर होती है तो तरंग के आयाम में वृद्धि होती चली जाती है ना। तरंग के आयाम में वृद्धि होने से गर्त चक्र या निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास हो जाता है वाताग्र के ऊपर। निम्न वायुदाब का केंद्र जब विकसित हो जाता है तो उसे भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चक्राकार प्रणाली में आती हैं और इस तरह से चक्रवाती पवन प्रवाह प्रणाली स्थापित हो जाती है पूरी तरह से। वो जो आपने संक्षेप में समझा था ना, उसी को हम 4 अलग अलग अवस्थाओं में जब बांट देंगे तो ये हो जाएगा शीतोष्ण चक्रवात के विकास की 4 अवस्थाएं। शीतोष्ण चक्रवात के जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक अवस्था को देखते हैं। हमने जो भी चित्र बनाए हैं वो उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रख के बनाए हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की पेटी में 2 वायु राशियां आकर मिलती हैं तो निश्चित रूप से उत्तर में कौन सी वायु राशि होगी? उत्तरी गोलार्ध में अगर पछुआ पवन की पेटी में दोनों वायु राशियां आपस में निकट आएंगी तो उत्तर में शीतल वायु राशि होगी और दक्षिण में उष्ण वायु राशि होगी। यही हमने हर चित्र में दिखाया है। उत्तर में शीत, दक्षिण में उष्ण, शीतल वायु राशि, उष्ण वायु राशि, शीतल वायु राशि, उष्ण वायु राशि। तो ये उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि पछुआ पवन की पेटी उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है ना। तो यहाँ पे आप उत्तरी गोलार्ध को कल्पना करके इन चित्रों को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के कारण पीछे आप जाके ध्यान से देखेंगे ना उसे, फिर इससे आसानी से समझ जाएंगे। उसी का मैं थोड़ा विस्तार में व्याख्या कर देता हूं। और शीतोष्ण चक्रवात के विकास की या जीवन चक्र की अवस्थाएं पूछी जाती हैं। प्राथमिक अवस्था में पछुआ पवन की पेटी में दोनों वायु राशियां एक दूसरे के निकट आती हैं, यानी ध्रुवीय शीतल वायु राशि, उष्णकटिबंधी गर्म वायु राशि, ये दोनों एक दूसरे के निकट आती हैं। दोनों के निकट आने से वाताग्र की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं वाताग्र जनन की अवस्था। यानी प्राथमिक अवस्था वाताग्र जनन की अवस्था होती है ना। कैसे? पछुआ पवन की पेटी में दोनों वायु राशियां एक दूसरे के निकट आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मध्य भाग में वाताग्र पेटी का निर्माण हो जाता है, वही ढलुआ सीमा सतह। तो ये वाताग्र जनन की अवस्था होती है। वाताग्र जनन यानी प्राथमिक अवस्था की विशेषता है कि दोनों वायु राशियां वाताग्र के दोनों तरफ समानांतर प्रवाहित होती हैं, मतलब एक दूसरे को धकेलती नहीं है, मतलब अभिसरित नहीं होती हैं, है ना। यानी प्राथमिक अवस्था में वायु राशियों में अभिसरण की क्रिया अभी नहीं होती है। दोनों वायु राशियां नजदीक आती हैं, वाताग्र का जनन होता है और दोनों वायु राशियां ध्रुवीय वाताग्र के समानांतर प्रवाहित होती है। ये देखिए, उष्ण वायु राशि इधर निकल गई और शीतल वायु राशि इधर निकल गई। तो दोनों वायु राशियां ध्रुवीय वाताग्र के समानांतर बिल्कुल प्रवाहित होती है, एकदम समानांतर, ऐसे, यानी ऐसे टकराती नहीं है बल्कि ऐसे समानांतर निकल जाती है। ठीक है। प्राथमिक अवस्था की विशेषता है कि वाताग्र पूर्णतः संतुलित अवस्था में रहता है। आप एकदम सीधा देख रहे हैं ना, वाताग्र पूर्णतः संतुलित अवस्था में रहता है और वायु विस्थापन का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। वायु विस्थापन मतलब अभिसरण नहीं होता है, यानी एक वायु राशि दूसरी वायु राशि को ढकेलती नहीं। अभी उसी को समझाने के लिए बता रहा हूं कि वायु विस्थापन का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। वाताग्र पूरी तरह से संतुलित अवस्था में रहता है और तरंग जनित विक्षोभ, मतलब अभी कोई तरंग नहीं बनता है, तरंग मतलब ऐसा तरंग, और तरंग जनित विक्षोभ तथा वायु विस्थापन का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। मतलब दोनों वायु राशियां वाताग्र के समानांतर निकल जाती हैं बिना अभिसरित हुए। द्वितीय अवस्था देखते हैं। द्वितीय अवस्था में को हम चक्रवात विकास की शैशवा अवस्था कहते हैं। वास्तव में चक्रवात का विकास इसी दूसरी अवस्था में प्रारंभ होता है। इसे हम चक्रवात विकास की शैशवा अवस्था कहते हैं। होता क्या है कि वाताग्र के आंतरिक भागों में तरंग जनित विक्षोभ पैदा होता है ना। ठीक वैसे ही जैसे जलाशय के ऊपर
हवा बहती है तो जलाशय पर तरंगे बन जाती हैं, है ना। तो हवा की कल्पना भी कुछ वैसे ही करनी है। तो द्वितीय अवस्था में वाताग्र के आंतरिक भागों में तरंग जनित विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। जब तरंग अस्थिर प्रकार की होती है, अस्थिर प्रकृति की होती है, और जब तरंग अस्थिर प्रकृति की होती है तो तरंग के आयाम में वृद्धि होने लगती है। ये देखिए, तरंग के आयाम में वृद्धि होने लगती है ना। तरंग के आयाम में वृद्धि होने से वाताग्र के केंद्र का विकास हो जाता है। ये रहा वाताग्र का केंद्र, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ ये रहा वाताग्र का केंद्र। तरंग जब अस्थिर होती है तो उसके आयाम में वृद्धि होने लगती है। तरंग के आयाम में वृद्धि से वाताग्र के केंद्र का विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति में ध्रुवीय वायु राशि, ये होगी ध्रुवीय शीतल वायु राशि, और ये हो गया उष्ण वायु राशि। तो वाताग्र के केंद्र का विकास होने की स्थिति में ध्रुवीय शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को पीछे की ओर ढकेलती हुई ऊपर उठाती चली जाती है। आप समझ रहे हैं। ध्रुवीय शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को तेजी से पीछे की ओर विस्थापित करती है, जिससे उष्ण वायु राशि ऊपर उठती चली जाती है। ठीक है। इससे वाताग्र का केंद्र और अधिक विकसित होने लगता है। जब ध्रुवीय शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को विस्थापित करती हुई ऊपर उठाने लगती है तो वाताग्र का केंद्र और अधिक विकसित होने लगता है ना। वाताग्र का पश्चिमी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग, और ये हो गया वाताग्र का पूर्वी भाग। वाताग्र का पश्चिमी भाग जिसके सहारे शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को पीछे की ओर ढकेलती है, मतलब ढकेलकर ऊपर उठा देती है। वाताग्र का पश्चिमी भाग जिसके सहारे शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को पीछे की ओर विस्थापित करती हुई ऊपर उठाती है, उसे शीत वाताग्र कहते हैं। और वाताग्र का पूर्वी भाग जिसके सहारे उष्ण वायु राशि का सक्रिय आरोहण होता है। उष्ण वायु राशि का आरोहण यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ निष्क्रिय आरोहण हो रहा है। क्यों? क्योंकि उष्ण वायु राशि यहाँ ऊपर इसलिए उठ रही है क्योंकि शीत वायु राशि उसे पीछे की ओर ढकेल रही है। यहाँ निष्क्रिय आरोहण हो रहा है, जबकि उष्ण वाताग्र पर वायु राशि का सक्रिय आरोहण हो रहा है ना। पीछे से बता चुका हूं। तो वाताग्र का पूर्वी भाग जिसके सहारे उष्ण वायु राशि का सक्रिय आरोहण होता है उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। यानी पश्चिमी भाग को शीत वाताग्र और पूर्वी भाग को उष्ण वाताग्र कहते हैं, है ना। शीत वाताग्र के सहारे शीत वायु राशि उष्ण वायु राशि को विस्थापित करते हुए ऊपर उठाती है, जबकि उष्ण वाताग्र के सहारे वायु राशि का सक्रिय रूप से आरोहण होता रहता है। ये सब बातें आप थोड़ी थोड़ी पीछे पढ़ चुके हैं। तृतीय अवस्था, यह चक्रवात विकास की प्रौढ़ावस्था होती है। ये शैशवावस्था थी तो ये प्रौढ़ावस्था होती है। प्रौढ़ावस्था में या तृतीय अवस्था में वाताग्र के केंद्र पर, यह केंद्र है, निम्न दाब या गर्त चक्र का विकास हो जाता है। मतलब भंवर, जैसे पानी भंवर बनता है। तो तृतीय अवस्था में वाताग्र के केंद्र पर निम्न वायुदाब अथवा गर्त चक्र का विकास हो जाता है। इस निम्न वायुदाब के केंद्र को भरने के लिए चारों ओर से हवाएं चक्राकार प्रणाली में प्रवाहित होती हैं। ऐसे चक्कर करते हुए, ऐसे गोल गोल समझ लीजिए आप, यहाँ पे जैसा बनाया है मैंने। तो इस निम्न वायुदाब को तृतीय अवस्था में वाताग्र के केंद्र पर निम्न वायुदाब अथवा गर्त चक्र का विकास हो जाता है, जिसे भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चक्राकार प्रणाली में प्रवाहित होती हैं और चक्रवाती पवन प्रवाह प्रणाली पूरे तौर पर या पूरे रूप में स्थापित हो जाती है, क्योंकि ये प्रौढ़ावस्था है ना। उष्ण वाताग्र उत्तर की ओर, वाताग्र का पश्चिमी भाग जिसे शीत वाताग्र कहते हैं, वाताग्र का पश्चिमी भाग जिसे शीत वाताग्र कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध को कल्पना करिए। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र का पश्चिमी भाग जिसे शीत वाताग्र कहते हैं दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है, और वाताग्र का पूर्वी भाग जिसे उष्ण वाताग्र कहते हैं उत्तर की ओर बढ़ने लगता है।
यानी शीत वाताग्र दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है और उष्ण वाताग्र उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है, आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि शीत वाताग्र के सहारे शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को पीछे ढकेल रही है और यहाँ पे क्या है, उष्ण वायु राशि का सक्रिय आरोहण हो रहा है उत्तर की तरफ। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का पश्चिमी भाग, जिसे शीत वाताग्र कहते हैं, दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है और वाताग्र पूर्वी भाग, जिसे उष्ण वाताग्र कहते हैं, उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। दोनों वाताग्र अपने आगे बढ़ने की दिशा में उत्तल होते हैं। उत्तल मतलब अगर इधर बढ़ रहा है तो ये हो गया उत्तल, और अगर इधर बढ़ रहा है तो ये कहते हैं ऐसे उत्तल। ये देखिए, पश्चिमी भाग में ऐसे है और पूर्वी भाग में ऐसे है, ये ऐसे है ना। तो दोनों वाताग्र अपने आगे बढ़ने की दिशा में उत्तल होते हैं, ठीक है। यह परिपक्व होने की अवस्था होती है। चक्रवात विकास की तीसरी अवस्था शीतोष्ण चक्रवात के परिपक्व होने की अवस्था होती है। इस परिपक्व अवस्था में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। क्यों वर्षा होती है, ये मैं मौसमी प्रभाव में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इस तृतीय अवस्था में यानी परिपक्व होने की अवस्था में शीतोष्ण चक्रवातों के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा इसी तीसरी अवस्था में दर्ज की जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। सर्वाधिक वर्षा इसलिए होती है क्योंकि उष्ण वायु राशि तेजी से ऊपर चढ़ती चली जाती है शीतल वायु राशि के ऊपर। उष्ण वायु राशि के ऊपर आरोहण होने से उसका रुद्धोष्म शीतलन और संघनन प्रारंभ हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप तेजी से रुद्धोष्म शीतलन और संघनन होता है। इसके परिणाम स्वरूप, संघनन के परिणाम स्वरूप तेजी से बादल बनते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यानी इस तीसरी अवस्था में मोटा मोटा कल्पना ये करना है कि शीतल वायु राशि संपूर्ण रूप में उष्ण वायु राशि को पीछे ढकेलते हुए ऊपर उठा देती है। इसके परिणाम स्वरूप उष्ण वायु राशि का जो कि ऊपर उठती चली जाती है, तेजी से रुद्धोष्म शीतलन और संघनन होता है। परिणाम स्वरूप इस परिपक्व अवस्था में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। चतुर्थ अवस्था, उसका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। चक्रवात विकास की चौथी अवस्था को संरोधावस्था कहते हैं। बताया था ना कि वाताग्र तीन प्रकार के होते हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र और संरोधित वाताग्र। तो चौथी अवस्था को संरोधावस्था कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में संरोधित वाताग्र का निर्माण होता है। जब दोनों वाताग्र आपस में सट जाए तो इस अवस्था में संरोधित वाताग्र का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि शीत वाताग्र के आगे बढ़ने की दर उष्ण वाताग्र की अपेक्षा अधिक होती है। शीत वाताग्र की, ये देखिए शीत वाताग्र, इसके आगे बढ़ने की दर उष्ण वाताग्र की अपेक्षा अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ता हुआ उष्ण वातांश, वातांश मतलब भाग, जो संकरा भाग है, देखिए उष्ण जो वातांश है यानी उष्ण वायु राशि संकुचित होती चली जा रही है। ये देखिए उष्ण वायु राशि इतनी है, फिर यहाँ और संकुचित हो गई, यहाँ पर और संकुचित हो गई। तो शीत वाताग्र के आगे बढ़ने की दर उष्ण वाताग्र की अपेक्षा अधिक तेज होती है। इसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र आगे बढ़ता हुआ उष्ण वातांश को संकुचित कर देता है और अंततः शीत वाताग्र आगे बढ़कर उष्ण वाताग्र को पकड़ लेता है। आगे बढ़ता हुआ शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को पकड़ लेता है। शीत वाताग्र द्वारा उष्ण वाताग्र के अधिग्रहण यानी पकड़ने की क्रिया को, अधिग्रहण की प्रक्रिया को संरोधन कहते हैं, ठीक है। संरोधन के परिणाम स्वरूप अंततः संरोधित वाताग्र का निर्माण होता है। यह संरोधित वाताग्र, संरोधित वाताग्र की अवस्था में संपूर्ण चक्रवात अपने निचले भाग में ठंडी हवाओं से भर जाता है। संरोधित वाताग्र का निर्माण होते होते संपूर्ण चक्रवात अपने निचले भाग में ठंडी हवाओं से भर जाता है, जिससे चक्रवात को मिलने वाली ऊर्जा समाप्त हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे संरोधित वाताग्र का निर्माण होता है, ये जो उष्ण वातांश है ना, ये संकुचित होते हुए तेजी से ऊपर की ओर चला जाता है, यानी धरातल ही छोड़ देता है। ये वाला हिस्सा ऊपर उठते उठते धरातल छोड़ देता है। तो जब ये वाला हिस्सा वातांश ऊपर उठते उठते धरातल छोड़ देता है
तो संरोधित वाताग्र के निर्माण की अवस्था में संपूर्ण चक्रवात अपने निचले भाग में ठंडी हवाओं से भर जाता है, जिससे ऊर्जा की आपूर्ति समाप्त हो जाती है और अंततः शीतोष्ण चक्रवात का विघटन हो जाता है, समाप्त होता है। क्योंकि शीतोष्ण चक्रवात के निर्माण की शर्त क्या थी? दोनों वायु राशियों में अंतर। अब संपूर्ण चक्रवात निचले भाग में ठंडी हवा से भर गया तो वायु राशियों में अंतर कहाँ रह गया? फिर तो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? पूरा का पूरा क्षेत्र ठंडी हवा से भर गया ना। तो यहाँ पर उष्ण वायु राशि और शीतल वायु राशि में जो अंतर होना चाहिए था वो समाप्त हो गया। ये वाला हिस्सा धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाता है और ये वाला हिस्सा अपनी जगह पर आ जाता है। समझ रहे हैं? उष्ण वातांश पूरी तरह से ऊपर उठकर समाप्त हो जाता है। चक्रवात अपने निचले भाग में ठंडी हवा से भर जाता है, जिससे चक्रवात को मिलने वाली ऊर्जा बाधित होती है और अंततः चक्रवात की मृत्यु हो जाती है या चक्रवात का विघटन हो जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे शीतोष्ण चक्रवात के अंतर्गत मौसमी प्रभाव। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इसमें जरा सा आप ज्यामिति मतलब कोण, जब ज्यामिति का कल्पना करेंगे ना थोड़ा सा, तो बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात के अंतर्गत मौसमी प्रभाव, वही मौसमी प्रभाव में यही पढ़ना है कि वर्षा कहां पर ज्यादा होती है और कहां पर कम होती है। शीतोष्ण चक्रवात के अंतर्गत मौसमी प्रभाव। शीतोष्ण चक्रवात के अंतर्गत मौसमी प्रभाव दोनों वाताग्रों के सहारे देखे जाते हैं, अर्थात शीत वाताग्र के सहारे और उष्ण वाताग्र के सहारे। ठीक है, मतलब मौसमी प्रभाव दोनों वाताग्रों के सहारे देखे जाते हैं। अच्छा, ये ढाल है, एक ढाल ये है, एक ढाल ये है। इनमें से कौन सी ढाल अधिक प्रपाती नजर आ रही है? प्रपाती मतलब खड़ी, प्रपाती ढाल का मतलब होता है खड़ी ढाल। शीत वाताग्र की ढाल अधिक प्रपाती है या उष्ण वाताग्र की? आपका उत्तर होगा शीत वाताग्र की ढाल अधिक प्रपाती है। ये देखिए बिल्कुल खड़ी है, जबकि उष्ण वाताग्र की ढाल अपेक्षाकृत मंद है। यानी शीत वाताग्र की ढाल प्रपाती है, उष्ण वाताग्र की ढाल अपेक्षाकृत मंद है। तो सबसे पहले देखेंगे मौसमी प्रभाव दोनों वाताग्रों के सहारे देखे जाते हैं। शीत वाताग्र की ढाल अपेक्षाकृत अधिक प्रपाती होती है और उष्ण वाताग्र की ढाल अपेक्षाकृत मंद होती है। शीत वाताग्र की ढाल अधिक प्रपाती होती है क्योंकि शीतल वायु राशि तेजी से आगे बढ़ते हुए उष्ण वायु राशि को ऊपर उठाती है। परिणाम स्वरूप इस प्रपाती ढाल के सहारे, यानी शीत वाताग्र की प्रपाती ढाल के सहारे उष्ण वायु राशि का तेजी से आरोहण होता है। इस ढाल के सहारे उष्ण वायु राशि का तेजी से आरोहण होता है। इसको कल्पना थोड़ी करनी पड़ेगी, मैं आपको चाहता हूं कि आप पूरी तरह से समझ जाएं मौसमी प्रभाव। अच्छा ठीक है, यहाँ तो लिखा, मैं ही बना सकता हूं। आप कल्पना करिए, यहाँ धरातल है और यहाँ पे आपको जाना है। आप ये प्रपाती ढाल के सहारे ऊपर चले गए और ये मंद ढाल के सहारे आप ऊपर जा रहे हैं। ये अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है और इस प्रपाती ढाल के सहारे कम दूरी तय करनी पड़ रही है। आप इसके सहारे चढ़ेंगे तो तेजी से ऊपर जाएंगे कि इस ढाल के सहारे ऊपर चढ़ेंगे तो तेजी से ऊपर जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है कि आप इस ढाल के सहारे चढ़ेंगे तो तेजी से ऊपर जाएंगे। हम जब किसी ऊंची बिल्डिंग पर लिफ्ट के सहारे चढ़ते हैं तो इसी नियम पे काम करता है, लिफ्ट तेजी से ऊपर चली जाती है, जबकि सीढ़ी इस नियम का पालन करता है क्योंकि सीढ़ी की ढाल अपेक्षाकृत मंद होती है और लिफ्ट की ढाल अपेक्षाकृत प्रपाती होती है। तो हमको अगर तेजी से ऊपर जाना है तो हम लिफ्ट के सहारे जाते हैं क्योंकि इसकी ढाल अपेक्षाकृत अधिक प्रपाती है। अब आप समझ गए, क्योंकि शीत वाताग्र के प्रपाती ढाल के सहारे उष्ण वायु राशि का तेजी से आरोहण होता है, इसलिए शीत वाताग्र के सहारे होने वाली वर्षा अल्पकालिक और भारी होती है। यानी शीत वाताग्र के सहारे अल्पकालिक और भारी वर्षा होती है, यानी कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। कैसे? फिर से समझते हैं इसको, फिर से बैकग्राउंड में जाते हैं। चूंकि शीत वाताग्र की प्रपाती ढाल के सहारे उष्ण वायु राशि का तेजी से आरोहण होता है, इसके परिणाम स्वरूप उष्ण वायु राशि का
रुद्धोष्म शीतलन और संघनन भी शीत वाताग्र के सहारे तेजी से होता है। परिणाम स्वरूप होने वाली वर्षा भी अल्पकालिक लेकिन तेजी से होती है, यानी कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, क्योंकि उसका रोधो जैसे जैसे ऊपर उठती है उसका रोधोष्म शीतलन संघनन तेजी से होता है। परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र पर कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, जबकि उष्ण वाताग्र की ढाल अपेक्षाकृत मंद होती है। यानी उष्ण वाताग्र के सहारे, यानी उष्ण वाताग्र पर उष्ण वायु राशि का आरोहण न्यून कोण के साथ होता है। न्यून कोण मतलब ये क्या है? ये है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब कम कोण। ये देखिए, इसका कोण अपेक्षाकृत तेज है और इसका कोण अपेक्षाकृत न्यून है ना। ये देखिए न्यून कोण के सहारे आरोहण होता है। इसका कोण ज्यादा है, इसका कोण क्या है? कम है। तो उष्ण वाताग्र का ढाल अपेक्षाकृत मंद होता है। परिणाम स्वरूप उष्ण वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि का आरोहण क्रमिक रूप से और धीरे धीरे होता है। फिर से बता दें, उष्ण वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि का आरोहण क्रमिक रूप से और धीरे धीरे होता है ना। परिणाम स्वरूप उष्ण वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि का आरोहण और संघनन भी रुद्धोष्म शीतलन और संघनन भी धीरे धीरे होता है। क्योंकि आरोहण धीरे धीरे होता है उष्ण वाताग्र पर, इसलिए उसका शीतलन और संघनन भी क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। परिणाम स्वरूप उष्ण वायु राशि पर होने वाली वर्षा दीर्घकालिक और फुहार के रूप में होती है। क्योंकि हवा धीरे धीरे ठंडी होती है, धीरे धीरे उसका संघनन होता है। इसके परिणाम स्वरूप अपनी सारी नमी इकट्ठा नहीं छोड़ देती है, बल्कि जैसे जैसे कई दिनों तक, महीनों तक धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रहेगी हवा और महीनों तक फुहार के रूप में वर्षा होती है। यहाँ पर अचानक संघनन हुआ, अचानक वर्षा हुई। यहाँ पर धीरे धीरे आरोहण हुआ, धीरे धीरे शीतलन हुआ और धीरे धीरे वर्षा होगी। यानी जैसे जैसे उष्ण वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि क्रमिक रूप से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाएगी, वर्षा भी क्रमिक रूप से फुहार के रूप में होती है। यही कारण है कि उष्ण वाताग्र पर होने वाली वर्षा लंबे समय तक चलती रहती है, जबकि शीत वाताग्र पर होने वाली वर्षा कम समय में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। शीत वाताग्र के सहारे जैसे जैसे शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को पीछे की ओर ढकेलती जाती है, इसका परिणाम ये होता है कि पूरा क्षेत्र, अभी देखिए यहाँ पे है, फिर ये खिसक कर इधर आ गया, यहाँ पे आ गया है ना। शीतल वायु राशि जैसे जैसे उष्ण वायु राशि को पीछे की ओर ढकेलती चली जाती है, इसका परिणाम यह होता है कि संपूर्ण क्षेत्र ध्रुवीय पवनों के प्रभाव में आ जाता है और शीत वाताग्र के क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और हिमपात भी होता है। यहाँ पर कड़ाके की सर्दी होती है और हिमपात भी होता है। ये हो गया शीतोष्ण चक्रवातों के अंतर्गत मौसमी प्रभाव। आपने देखा कि किस तरह से हमने अभी शीत वाताग्र के सहारे और उष्ण वाताग्र के सहारे मौसमी प्रभाव को समझा। शीत वाताग्र के सहारे कम समय में भारी वर्षा, यहाँ लंबे समय तक फुहार के रूप में वर्षा उष्ण वाताग्र पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मौसमी प्रभाव को, जो कि समझना एक जटिल काम होता है कि कैसे शीतोष्ण चक्रवात में शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र के सहारे अलग अलग तरह का मौसमी प्रभाव देखा जाता है, आप इसे आसानी से आप समझ चुके होंगे। शीतोष्ण चक्रवात इस वीडियो के साथ ही समाप्त। अगला वीडियो होगा सबसे दिलचस्प और पढ़ने में बहुत ही आसान, समझने में भी आसान। शीतोष्ण चक्रवात को समझना थोड़ा सा कठिन होता है, जबकि उष्ण चक्रवात बहुत आसान होता है, एकदम फिल्मी नजारा होता है उसका। तो उसको आप अगले वीडियो में देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।